सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। गुज़िश्ता 2 रोज़ से इंडेक्स मुसलसल ऊपर जा रहा था। आज इसमें थोड़ी सी हमने जो एक पहला सेशन था उसमें कमी देखी, 209 पॉइंट्स की आज कमी हुई, जिसके बाद 78,319 की सतह पर ये इंडेक्स मौजूद है। और आज हमने देखा कि चूँकि आखिरी दिन होता है, थोड़ी करेक्शन इसमें लाजमी होती है जबकि बजट के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें एक मौके पर यह इंडेक्स 80,000 की हद को भी अबूर कर गया था, लेकिन अब 78,000 की सूरत हाल पर यह वापस आया। तो सरमायाकारों का जो एतमाद है ख़ासतौर पर बजट पेश होने के बाद, और जब आज बजट मंजूर हो गया तो इसके बाद मार्केट पर और ज़्यादा बढ़ेगा, चूँकि स्टॉक मार्केट ख़ासतौर पर वो एक ऐसा सेक्टर, एक ऐसा खुशकिस्मत शोबा है जिस पर कहीं कोई इजाफी टैक्सेस नहीं लगे हैं। तो अब बहुत बेहतर इस वक्त मौका है तमाम सरमायाकारों के पास अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर की तरफ जा सके। और जो आज की सूरत हाल है वो आगे भी हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हम देखेंगे कि आगे ये कहाँ तक ग्रो करती है और कौन कौन से सेक्टर्स खास तौर पर, जिन 5-6 सेक्टर्स पर इस वक्त जो खास फोकस किया जा रहा है वो सेक्टर्स किस हद तक बेहतर परफॉर्म करते हैं। अब साथ साथ आज जो बजट है वो भी कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल 2024-25 मंजूर कर लिया गया है। और उसमें सबसे बड़ी जो खबर सामने आई है वो ये है कि जो 80 रुपये की जो लेवी थी उसको अब कम करके 70 रुपये कर दिया गया। तो वहाँ एहसन मेहनती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। तो ज़रा स्टॉक मार्केट की सूरत हाल पर पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर मजीद स्टोरीज़ को हम आगे आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो एहसन साहब, ये जो इस वक्त हम स्टॉक मार्केट की सूरत हाल हमने पिछले 2 हफ्तों में खासतौर पर बजट के बाद देखी है, तो इंडेक्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। क्या वजह समझते हैं, कहाँ तक ये ग्रो करेगा? देखिए, आई थिंक कि गवर्नमेंट की जो पेशरफ्त है इस वक्त प्राइवेटाइजेशन को लेकर, हम ये देख रहे हैं कि जो डेलिब्रेशन है अगस्त के माह के अंदर PIA की प्राइवेटाइजेशन की बिडिंग होगी। साथ में हम देख रहे हैं कि जो सेटलमेंट हो रही है कल OGDC को 82 बिलियन और फिर जाहिर है 92 बिलियन इंटरेस्ट के भी जो है वो देने की गवर्नमेंट की अप्रूवल हो चुकी है। आगे जो मामलात हैं वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन की मद में जो फंड्स आएंगे, डिविडेंड्स, हमने देखा कि वो रिपेट्रिएशन जो है वो अब कोई $800 मिलियन जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो आई थिंक ये एक अच्छी डेवलपिंग सिचुएशन है जिसमें फॉरेन इनफ्लोज भी आ रहे हैं, सर्कुलर डेट भी रिजॉल्व हो रहा है, फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी गवर्नमेंट की जो है अच्छी डेवलपमेंट है उस पे, जिसकी वजह से मार्केट जो है इस वक्त मुस्बत डायरेक्शन की तरफ मोर लेस चली जाती है। बनिस्बत इसके कि इस वक्त देख रहे हैं कि पॉलिसी रेट हायर साइड पर है, लेकिन इन्वेस्टर की तवक्कुआत है कि आगे इन्फ्लेशन जो है वो 12.5% पर आ जाएगी, जो इससे पहले जो है यानी कि 12% तक आई थी। तो आई थिंक ये जो कम इन्फ्लेशन होना है, ये जो गवर्नमेंट की पेशरफ्त हो रही है प्राइवेटाइजेशन को लेके, ये काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है सेंटिमेंट को। और जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं यूजुअली वहीं से रैली जो है शुरू हो रही है। लेकिन ऐसा साहब, ये जो 12.5 पर, ये 12.5% पर रहने की तवक्को इन्फ्लेशन की, ये किस तरह मुमकिन हो सकेगा जब बजट इम्प्लीमेंट होगा और जिस तरह से मुख्तलिफ सेक्टर्स पर टैक्सेस लगाए गए हैं, तो उन टैक्सेस के नतीजे में तो ऑटोमेटिकली महंगाई की शरह में इजाफा हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सिचुएशन काफी चैलेंजिंग है, जहां पर हमने ये देखा कि आज नेशनल असेंबली सेशन के अंदर जो है वो कोई बेशतर जो है कोई इक़दामात नहीं होंगे कि इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, लेकिन बजट का अप्रूव होना आई थिंक ये सेंटिमेंटली मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन जो है वक्त के साथ चैलेंजिंग रहेगी, लेकिन इस वक्त भी रियल इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो इस वक्त 8% तक जो है मुस्बत है, जो कि पूरी दुनिया में रियल इंटरेस्ट रेट मुस्बत 8% नहीं 2 से 3% होते हैं। तो काफी ज्यादा तवक्कुआत है कि आने वाले वक्तों में स्टेट बैंक की जो पॉलिसी है पॉलिसी रेट को ईज करने की, वो पॉलिसी जो है मुस्तहकम रहेगी और 2 से 3% इंटरेस्ट रेट के अंदर कमी वक्त के साथ आएगी, जिससे मार्केट को और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा अब ये जो आने वाला बजट है, जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है, जो इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक ने कमिटमेंट्स की हैं, अब ये सब मिलकर इकनॉमिक इंडिकेटर्स को इस वक्त कहाँ ले जाएंगे? जो कि पाकिस्तान का जो एक क्रंच दौर था वो अब इस वक्त ये हुकूमत हमें बताती है कि वो गुजर चुका है। तो अब जब वो दौर गुजर चुका है तो फिर प्रोग्रेस कितनी तेजी के साथ इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी करेगी आगे? देखिए, आई थिंक कि सबसे बड़ी मुस्बत खबर ये है कि हमारा जो रुपी है 3 से 4 दिन से जो है मुस्तहकम हो रहा है। इंडिकेशन ये भी है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है 200-250 मिलियन डॉलर जो है वो हमें फाइनेंसिंग की जो हमारी नीड्स हैं वो पूरी ADB की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो फाइनेंसिंग नीड्स हमें मल्टीलेटरल एजेंसी से भी मिल रहा है। IMF का जो प्रोग्राम है 8 से
बिलियन डॉलर से ज्यादा जो है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमें हमारे लिए अप्रूव होगा वंस ये बजट जब अप्रूव हो जाता है नेशनल असेंबली से आज के दिन। तो आई थिंक कि जो IMF से सपोर्ट मिलेगा वो भी एक रीजन होगा मुल्क की तरक्की के लिए या मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स है इवेंचुअली वो हमें रिसीव होंगे, फॉरेन इन्फ्लोज आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि वो पोर इन होगी क्योंकि MSCI के अंदर भी हमारा इमर्जिंग मार्केट स्टेटस आने लगा है। तो आई थिंक ये जो गोइंग फॉरवर्ड हम देख रहे हैं जो हमारी पेशरफ्त हो रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके वो हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी पोस्ट बजट अप्रूवल। तो आई थिंक ऑल आइज ऑन द बजट अप्रूवल आज हो जाता है तो उसके बाद IMF के प्रोग्राम की तरफ देख रहे हैं और आगे जो है वो ग्रोथ को इस बेसिस पर देख रहे हैं कि इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा काफी ज्यादा कम हो गया है लास्ट ईयर से, तो रुपये भी स्टेबल जो है वो हमें नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मेहंदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, MD एंड CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। और अब देखना ये है कि आगे जब बजट आता है और इम्प्लीमेंट होता है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जब 2 रोज़ के बाद होती है तो फिर महंगाई का कितना बड़ा तूफान सामने आएगा। खुद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये एडमिट कर चुके हैं कि उनकी मजबूरी थी कि हालात ऐसे थे, हालात का तकाजा था कि IMF के साथ मिलकर ही ये बजट बनाया गया है। इस वक्त शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे इस पूरी जो पाकिस्तान का इस वक्त इकनॉमिक सिनेरियो क्या बनने वाला है और बजट के बाद क्या सूरत हाल बनेगी इस पर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये पेट्रोलियम लेवी जो हुकूमत ने 80 से 70 रुपये कर दी है, अब ये बार बार हमें बताया जाएगा देखें हमने 10 रुपये की कमी कर दी है, हम महंगाई को 12% पे ले आए, अगले महीने का जो टारगेट है वो भी इसके आसपास ही है। तो ये सब मुमकिन हो सकेगा कि बजट के आने के बाद भी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी महंगाई कंट्रोल में रखी जा सके और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पॉजिटिव रहें? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि ये बातें हवा में बातें करना बंद कर दें। हमारा मुल्क है, हमारी मईशत है, कौम को साथ सच बोलें। पहले बात आपने चूँकि महंगाई की बात की है, पहले ये कर लें। देखिए अब ये सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि हम 38% से 12% पर ले आए महंगाई, बार बार इसकी तकरार हो रही है। लेकिन अपोजिशन जो है जिनका काम था कि हुकूमत की बात को क्रिटिसाइज़ करना, वो सिर्फ कह रहे हैं जी लूट लिया, बर्बाद कर लिया। मैं आपको बताऊँ मई 2022 शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, महंगाई 13.8%। मई 2023 शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, महंगाई 38%। मई 2024 शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म 11.8%। तो वो ये जो 2 साल पहले थी ये उसको वापस ले आए हैं। इस दौरान में बेतहाशा दौलत कमा ली गई है। अब मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ कि महंगाई ये जो 12% रखा है और स्टेट बैंक कह रहा है जी सितंबर में 5 से 7% रहेगी, ये 20% पर जाने वाली है। इसको रोक नहीं सकते, बल्कि मुझे तो लगता है कि अभी 30 जून के बाद जो जून के महीने की आएगी उसमें भी इजाफा हो जाएगा। अच्छा, देखिए हालात हमारे सामने हैं। मेरा ख्याल से कि हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आप जुमला में आपका सुन रहा था, आप ये कह रहे थे बिल्कुल सही कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा हमारी मजबूरी थी कि हम IMF के साथ मिलकर बजट बढ़ाए। मैं पूछना चाहता हूँ कि वाकई मजबूरी थी या ये गलत बयानी है? मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ये कहा है कि 10-15 दिन पहले कि FBR को 24,000 अरब रुपया वसूल करना चाहिए था माली साल 2024 में। उनका बयान है, मेरा नहीं। उन्होंने 9,000 अरब किया। तो वो खुद कह रहे हैं कि 24,000 का इस्तेदाद थी, करना चाहिए था। अब 2025 में आप कह रहे हैं जी हमारा 12,970 है, यानी खुद वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक ये उससे कम है, 12,000 के करीब कम है। लेकिन अगर महंगाई उसको देख लें तो वही 15,000 का शॉर्टफॉल फिर आ गया। पहली बात तो इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। दूसरी बात जो आपको और हमें सोचनी है, हमारे वज़ीर ख़जाना, उन्होंने अभी तक नहीं देखा कि भाई मुस्लिम लीग क्या कहती रही है, मुस्लिम लीग का मंशूर क्या है। उन्होंने ये कहा कि 3 साल के बाद टैक्स GDP रेशियो 13% होगा। नंबर 1, बहुत अहम बात कर रहा हूँ मैं, 13%। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ज़रा रिकॉर्ड देख लें, माजी में 14.4% तक रह चुका है। और जब 14.4% था तो महंगाई भी ज़्यादा थी और मुल्क मईशत मुश्किलात का शिकार थी 14.4 पर। अब 3 साल के बाद अगर वो 13% पर लाते हैं, मगर ये भी ना भूलें कि पहले जो हमारा सूद दिया करते थे, जो FBR की रेवेन्यूज़ होता था उसका तकरीबन 50-60% हुआ करता था। 2015 तक भी आप देखेंगे तो 100 रुपये में 62 रुपये सूद होता था। अब 100 रुपये में जो है 124 रुपये सूद है। 12,900, आपके सामने है ना, मैं कोई नई बात तो नहीं कर रहा। 12,970 रुपये का हदफ है, आपने सूबों को पैसा दे दिया। अब जो पैसा बचता है उससे सूद की रकम 4,243 अरब रुपये ज़्यादा है। अब अगर हमारे माहिरीन इस पर बात ना करना चाहें तो फिर तो अफसोस की बात है। हमारा नेट फेडरल रेवेन्यू से सूद की रकम जो अगले साल का बजट है
4,243 अरब रुपया ज्यादा है। तो बताइए कि जब आप तो शायद इसका मतलब ये होगा जो हमारा रेवेन्यू का हदफ अगर 100% हासिल भी हो जाए या उससे थोड़ा ऊपर भी हासिल हो जाए, उसके बावजूद भी हमें फिर IMF या दूसरे लोन्स की जरूरत पड़ेगी सिर्फ सूद अदा करने के लिए। देखिए, आप हमेशा बड़े आम नुकात उठा देते हैं। अब मैं आज आपको एक बात बता दूं, ये जो खेल क्या है, बल्कि आप रिकॉर्ड पर मैं कह रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। ये जो हमारा है, ये 3 से 4 साल का है प्रोग्राम आने वाला है IMF का। इन्होंने बुनियाद रख दी है, इस बजट में बुनियाद रख दी गई है कि 3 साल या 4 साल का जो ये IMF प्रोग्राम होगा, इसके बाद दोबारा IMF के पास जाना पड़ेगा। 25वां प्रोग्राम होगा, जो कि मेरे ख्याल से तबाही का नुस्खा होगा, क्योंकि अब तक 23 प्रोग्राम हम कर चुके हैं, 24वें में जा रहे हैं, हशर हमारे सामने है। ये बात मैं क्यों जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, तकलीफ देख के साथ कह रहा हूँ कि ये हम 25वें प्रोग्राम में जाएंगे। हालांकि दूसरी सांस में उन्होंने कहा है कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। मैं क्या बात कर रहे हैं आप, जब आपने 3 साल के बाद 13% का टैक्स GDP का हदफ रखा है, तो कैसे होगा? 13% में कौन सा मुल्क जाता है? मैंने देखे ना आपके सामने, हमारा बजट खसारा 8.5% है। लेकिन ये ना भूलें कि आप 26 मिलियन बच्चे मेरे मुल्क के स्कूल नहीं जा रहे, जो दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है स्कूल न जाने वालों की। और एक मीसाक़े तालीम हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग नून है शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी, सूबाई हुकूमतें उस वक्त की शामिल थीं। उसमें ये मीसाक़ में वायदा हो चुका है, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने अपने इकनॉमिक सर्वे में लिखा है, आप निकाल के देख लीजिए, कि हम 2018 तक तालीम के वक्त में 7% खर्च करेंगे। आप तो 1.7% भी नहीं कर रहे हैं, 2% से कम कर रहे हैं। तो ये 5% का मतलब है 5,000 अरब रुपया सालाना कम कर रहे हैं। सही। तो आप तालीम का बजट कम कर रहे हैं, तो ये 2080 तक भी ये स्कूल बच्चे नहीं जाएंगे। इलाज मुआवजा भी आप लोगों को नहीं दे पा रहे। 10.5 करोड़ हमारे गरीब हैं पाकिस्तान में। इस वक्त जो है कीनिया में जब हंगामे हुए तो वहाँ महंगाई की शरह 5% है, हमारी उससे दुगनी है। वहाँ पर जो है ना 16% गुर्बत है, हमारी 43% गुर्बत है। तो शायद साहब, जो अभी कुछ देर पहले भी आपने जिक्र किया कि ये 9,000 अरब FBR का रेवेन्यू जमा हुआ, जो वज़ीर आज़म ने खुद ये कोट किया कि 24,000 अरब ये होना चाहिए था। तो ये इस 24,000 अरब करना हो या 12,900 अरब करना हो, इसका कोई मैकेनिज्म भी तो डिज़ाइन होना चाहिए कि कितने लोग टैक्स दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे। जो पहले से ही दे रहे हैं, जिनसे 9,000 अरब जमा किया था, उन्हीं से अब 13,000 अरब जमा किया जा रहा है। तो वो जो टैक्स नेट से बाहर लोग हैं, उनके लिए क्या मौसर प्लान बनाया गया, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई कि वो लोग भी टैक्स नेट में आए? ये 1-2% लोग जो टैक्स दे रहे हैं, इस शरह को बढ़ाकर कम से कम कोई 30-40% तो किया जाए। बड़ा अहम नुक्ता है आपका। मैं आपसे एक बात बता दूं, आप अपना रिकॉर्ड देख लीजिए माजी का। पाकिस्तान में जितनी भी वफाकी हुकूमतें और सूबाई हुकूमतें आई हैं, तीनों पार्टियां, फौजी हुकूमतें, उन सब में गठजोड़ रहा है, सब में गठजोड़ है। इसलिए कि वफाक अगर 15,000 अरब रुपये कम वसूल कर रहा है तो सूबे उस पर एतराज़ क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि वो जो है एग्रीकल्चर पे 2.5 अरब रुपए से ज़्यादा टैक्स नहीं देते तमाम सूबे मिला के। हालांकि एग्रीकल्चर का हिस्सा GDP में 24%, 2.5% लेते। तनख्वाहदार लोग जो सबसे ज़्यादा मुझे उनसे शिकायत है, वो 375 अरब रुपये टैक्स देते हैं और 2.5 अरब रुपये टैक्स देते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। लेकिन ये रिटायर्ड मुलाजमीन या सरकारी मुलाजमीन ये बैठे हुए जो है ना व्हाट्सएप करते रहते हैं, तो पार्टियों की जो मैसेजेस हैं वो फॉरवर्ड करते हैं। मैं उनको रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूँ, इन रिटायर्ड मुलाजमीन को, शोधा को, पेंशनर्स को, माजूर अफराद को, बेवाओं को, कि आपको बहबूद पेंशनर्स में 16% मुनाफा दिया जा रहा है। और अभी परसों जो ट्रेजरी बिल है जिसमें मालदार लोग पैसा लगाते हैं, बैंक लगाते हैं, उसमें 19.5% मुनाफा दिया गया है। तो आखिर ये लोग बजाय इसके कि अपने रोना रोएं कि हमारी महंगाई है, आप हमें 16 दे रहे हैं, उनको 19.5 दे रहे हैं। शाम को बैठे हुए मेरे पास 20-25 मैसेजेस आ जाती हैं इन्हीं लोगों की कि जनाब जो है देखिए फला पार्टी के साथ ज्यादती हो गई, फला के साथ जुल्म हो गया। अरे भाई, वो तीनों में गठजोड़ है। वो तालीम का बजट नहीं बढ़ा रहे, वो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन नहीं बढ़ा रहे, वो प्रॉपर्टी से टैक्स नहीं ले रहे, तो 3-3.5 हज़ार अरब रुपये सूबे कम ले रहे हैं, 15,000 FBR कम ले रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक। मेरी कैलकुलेशन उससे ज़्यादा है। मेरे हिसाब से जो है वो कोई 23,000 अरब रुपया सूबे और वफाक मिलके कम ले रहे हैं। यही पाकिस्तान के मसाइल की, अगर ये एक दफ़े आप कैसे वसूल होगा ये भी मैं आपको बता दूं। जब तक आप ये कानून नहीं बनाते मुल्क के अंदर, ये आप 6 लाख रुपए से ऊपर टैक्स है, मैं कहता हूँ ये ज्यादती है। 6 लाख नहीं, इसको 10 लाख कर दें। 10 लाख से ऊपर जिस किसी की भी आमदनी है पाकिस्तान में, उस पर टैक्स नाफिज हो और वसूल हो, उसके लिए मईशत को दस्तावेजी बनाएं
जिसके लिए कोई हुकूमत, स्टेट बैंक, FBR, तमाम हुकूमतें, ताजिर, सनतकार, उल्मा, मुफ्ती, आपकी सिविल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी, कोई तैयार नहीं है, मीडिया भी तैयार नहीं है। इसलिए कि जो कुछ पाकिस्तान में मईशत में गुर्बत है, बेरोजगारी है, मईशत तबाह हो रही, कर्जों का बोझ है, उस पर 10% टाइम इकनॉमी पे दिया जाता है, 90% टाइम उन चीज़ों पर दिया जाता है जिसका आवाम से ताल्लुक नहीं है। अब देखिए कि मिसाल के तौर पर हमें बड़ा एहतराम है सुप्रीम कोर्ट का, कई दिनों से आफ्टर वो डिस्कशन चल रहा है कि वो जो है कितनी सीट्स किसको मिलनी चाहिए, और काम सारे मुअत्तल हो गए। मगर सवाल ये है कि 25A भी तो एक कानून है कि हर बच्चे को मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाएगी, तो कभी उसमें उनसे ये भी तो पूछ लें कि भाई जो तुम्हारा मंशूर है, जो तालीम का है, सेहत का है, उस पर भी तो कभी अमल करो, या खाली सीटों का ही मसला है। शाहिद साहब, क्या ये जो आवाम जो टैक्स नेट में नहीं आना चाहती, जो सेक्टर इस वक्त बाहर हैं, क्या यही रीज़न है कि जब उन्हें अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाने हैं, जब प्राइवेट इलाज करना है, जब पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करना है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना हुआ नहीं है, तो फिर लोग ये भी सवाल करते हैं कि फिर हम टैक्स अगर दें भी तो हमें उसके बदले में क्या मिलेगा? वो कि हमारी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी हर शहरी को अदा करनी है, लेकिन फिर हुकूमत की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना, जब वो टैक्स लेती है तो उसके बदले फैसिलिटीज़ क्या वो प्रोवाइड करती है? अमन अमान की सूरत हाल पूरे मुल्क में आपके सामने। ये आपने एक नुक्ता उठाया, मैं इसका वही आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था आपके नाज़रीन के, कह रहे भाई जब आपका नेट फेडरल रेवेन्यू जो है उससे सूद 4243 अरब ज़्यादा है, तो जब बेतहाशा कर्जे दिए जा रहे थे, तीनों हुकूमतें जो हैं, सूबाई, वफाकी, तीनों पार्टियों की, यही तमाम थे जो जिंदाबाद के नारे लगाए थे, आज भी ये जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये किस मुंह से कहना चाहते हैं भाई? आपने कब अपने मसाइल के लिए, कीनिया जैसे मुल्क में उन्होंने खैर जो भी अपने मुल्क को तबाह किया, अगर वो आके सड़कों पे आके ये हंगामा आराई करते, इतनी ना करते कि गोलियां चलती, लेकिन हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। हमारे यहाँ ये लोग नहीं बात कर रहे हैं। मैंने जैसे आपसे बताया कि इनके से, अब देखिए मैं आपको 9 करोड़ लोग ऐसे हैं, मेरी जिम्मेदारी है करके, जिनका मोबाइल जिनके पास है, जिनसे एडवांस टेस्ट लिया जाता है, नहीं ले सकते आप, उनकी आमदनी नहीं है 6 लाख रुपया। दूसरे में घरेलू खवातीन है, रिटायर्ड मुलाजिमीन है, ये क्या बात कर रहे हैं? वो जब बैंक में पैसा जमा कराते हैं उनको नॉन फाइलर डिक्लेयर किया जाता है। क्या वो ये एहतजाज कर रहे हैं कि अरे भाई मेरे पास आमदनी कहाँ है, मेरे पास 20 लाख रुपए है, उस पर बैंक से 4 लाख रुपए सूद मिला, 6 लाख रुपए से कम पे तो टैक्स ही नहीं है, उसको नॉन फाइलर डिक्लेयर करके, उसको जलील करके, उससे आप जो है ना टैक्स ले रहे हैं। यही लोग जिनको जलील की नॉन फाइलर किया जाए, यही जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो ये जब तक अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं करेंगे और मीडिया उनको नहीं बताएगा, तो वो देखिए टैक्स कब देंगे? ये बहाना है कि हमारा गलत इस्तेमाल हो रहा है। वो ये कहते हैं जब मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स नहीं दे रहे, जब एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, जब प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं है, जब एक्सपोर्ट पर चेक अभी तक नहीं है, जबकि स्टॉक एक्सचेंज पर नहीं है, और मईशत दस्तावेजी नहीं है। हर हुकूमत एक टैक्स एमनेस्टी लेकर आती है। पिछली 2 टैक्स एमनेस्टी में ये है, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि लूट के दौलत जो बाहर गई है वो वापस लाना जरूरी नहीं है। अरे भाई चोरी का माल बरामद हो गया, आप कह रहे पैसे में लाओ, बाहर ही रख लो, तो क्यों भाई? आपका बरामद हुआ है, उसको क्या कम से कम, चलो हम जब्त नहीं कर रहे तो अपने मुल्क में पैसा तो लाओ, वो भी नहीं किया आपने। अब शाहिद साहब, ये सूद की मद में जो हम रकम अदा कर रहे हैं तो अपनी जगह पर ज़ाहिर है एक बोझ है पाकिस्तान की मईशत पर, शायद सबसे बड़ा बोझ है, लेकिन ये जो गर्दिशी कर्जा है जो अब बढ़ता ही जा रहा है, अब पावर सेक्टर में हम वो जो बिजली है वो इस्तेमाल करें नहीं करें, लेकिन वो एक पैदावारी लागत तो हम भर रहे हैं, तो ये भी एक हल तलब मसला है, क्योंकि आप देखें कि बिजली मुल्क में मिल नहीं रही है, इजाफी बिजली के बावजूद भी मुल्क में शॉर्टफॉल है, और लाइन लॉसेस भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, गर्दिशी कर्जा भी जो बढ़ते बढ़ते कोई 4-5 हज़ार अरब के करीब पहुँच गया है। ये इसको किस तरह से फिर रोका जाएगा? देखिए बात ये है कि जब आप IPPs के तहत के पेमेंट्स कर रहे थे, तो जिस वक्त ये माहदे हुए थे, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जिस वक्त ये माहदे हुए थे उस वक्त जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा के आपने माहदे किए थे। तो उस वक्त ये बात क्यों नहीं शोर मचाया गया? मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि भाई जब आपके पास जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप माहदे कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट आप करेंगे, तो फिर वो जो है बिजली जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो चाहिए नहीं, और अगर बिजली मिल भी जाए तो आपको ट्रांसमिट करने की कैपेसिटी नहीं थी कि आप उसको, अगर बिजली मिल भी जाए तो उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते, आपके पास कैपेसिटी नहीं है। वो गलतियां करते रहे, आज फिर वही हरकत कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं, मैं देखिए एक रिकॉर्ड पर एक जुमला कह रहा हूँ, मैंने हिसाब देखा है कि 2016 से मैंने कंपेयर किया, जबकि वो इम्पैक्ट आ चुका था पाकिस्तान में CPEC का, बांग्लादेश में CPEC नहीं है। 2016 में बांग्लादेश का GDP भी हमसे कम था, फी का आमदनी भी कम थी, मईशत उनकी हमसे बहुत पीछे थी। अब 2016 से 2024 में बांग्लादेश का GDP हमसे बहुत ज़्यादा है, उनकी बरामदात 55 अरब डॉलर है, हमारी बरामदात 30 अरब डॉलर है, उनकी फी का आमदनी हमसे ज़्यादा है। तो CPEC का क्या मिला? इसलिए नहीं मिला CPEC का कि उन्होंने सरमायाकारी की, आपने तो अपनी सरमायाकारी नहीं की।
ट्रांसपेरेंट मुआहदे भी नहीं किए। आज फिर वही हो रहा है, बैरूनी सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी। अरे खुदा के लिए, बैरूनी सरमायाकारी सप्लीमेंट करती है। पहले आप मुल्क की बचतें बढ़ाएंगे, पहले आप मुल्क की सरमायाकारी बढ़ाएंगे, मुल्क के टैक्सों की वसूली बढ़ाएंगे, शाहाना अखराजात कम करेंगे। जब ये ठीक होगी तो फिर बैरूनी सरमायाकारी खुद ब खुद आएगी। SIFC को जम करने की जरूरत नहीं रहेगी। जिनके पास पैसा है वो तो खुद तलाश में है कि जहां हमें मुनाफा मिले। आप तो ये चाहते हैं कि जी हमारे लोग सरमायाकारी नहीं करें, वो डॉलर में पैसा रख के बाहर भेज दें। तो शायद साहब ये जो बिजली के पर ये मुआहदे किए गए थे, जो इस वक्त भी एक बड़े बोझ की सूरत में मौजूद है, ये CPEC की वजह से किए गए थे कि उसमें फिर आपको इजाफी बिजली की जरूरत पड़ेगी, या और मजीद कोई इंडस्ट्री ग्रो करनी थी, कोई फैक्ट्रीज लगनी थी, कोई बैरूनी इन्वेस्टमेंट की कोई ऐसी कमिटमेंट्स थी जो लोगों ने कहा हुआ हो कि हम आके यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे, हम ये इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसके लिए हमें बिजली की ज़रूरत होगी? ये वजूहात क्या थी जो ये इतने बड़े बड़े मुआहदे कर लिए गए जो आज तक फिर ख़त्म नहीं हुए? नहीं, ये CPEC नहीं, ये 1990 की दिहाई में पहले PMLN ने किए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने किए। उस वक्त मैं रिकॉर्ड पर आपको बता रहा हूँ, आपके पास कैपेसिटी नहीं थी उसको ट्रांसफ़र करने की, ना उनके पास जो है ना आपके पास गुंजाइश थी कि बिजली ले सकें, खपत ही नहीं थी, ना आप उसको ट्रांसमिट कर सकते थे। यानी अगर वो ले लेते उनसे आप और मुफ्त बिजली देना चाहते अवाम को, वो भी नहीं दे सकते थे। तो वो मुआहदे दोनों ने गलत किए थे। लेकिन CPEC में अब ये हुआ कि नॉन ट्रांसपेरेंट मुआहदे हुए। उस वक्त आपको पैसा चाहिए था हर हालत में। हमें चीन को ये पता था कि दुनिया का कोई मुल्क उसको वो सहूलत नहीं दे सकता जो पाकिस्तान इस कॉरिडोर और गवादर के जरिए दे सकता है। तीनों पार्टियों में इस मामले पे गठजोड़ है कि अवाम पर टैक्सों का बोझ डालना है, अशराफिया को मराद देनी है। ये गठजोड़ आज से नहीं है, ये चला आ रहा है जो है 2013 से बहुत है। और इसीलिए मैंने देखा कि जो वफाक की तालीम का बजट KP का होता है वही सिंध का होता है, वही पंजाब का होता है GDP के तनासुब से। वो दोनों तमाम सूबे एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाते। ये गठजोड़ मौजूद है। लेकिन पहली बुनियादी खराबी जो आज हो गई है, मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूं कि ये गैर आईनी है। इसलिए कि इस बजट में ये कहा गया है कि सूबे 1200 अरब रुपया फाजिल देंगे। NSC अवार्ड के तहत जो रकूम उनको मिलेंगी उसमें वो पूरा खर्च नहीं करेंगे ताकि 1200 अरब रुपये फाजिल हो। लेकिन क्या सूबों ने 1200 अरब रखा है? अगर नहीं रखा, सिंध जो उनका इत्तेहादी है। शाहिद साहब, इस वक्त जो पिछले हुकूमतें हमें मुस्तकिल बताती हैं कि हम इतने बुरे मुआशी मंझधार में इस वक्त फंसे हुए हैं, हमारी मुआशी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जा रहा है, मजबूरी है हमारी IMF के साथ मिलकर बजट बनाना। तो ऐसे में खुद भी तो अब अपने आप को भी तो बढ़कर पेश करना चाहिए। ये जो अलाउंसेज, जो तनख्वाहें, ये जो सारी मराहत अभी इनमें इजाफा हुआ है, ये तो जो पिछली थी उनमें कटौती होनी चाहिए थी, उनमें कमी करनी चाहिए थी, बजाय इसमें इजाफा कर दिया जाता। देखिए, मैंने अभी तो इसीलिए बजट के अपनी मंजूरी से पहले मैंने आपसे यही कहा था, ये मजबूरी नहीं है, IMF का नहीं था इसमें ताल्लुक। अच्छा। आपने 12,970 का रखा है हदफ टैक्स लगाने के बाद। वज़ीर आज़म कहते हैं जी 24,000 की पोटेंशियलिटी है। आप सब मिलके आपस में फैसला करते कि भाई हमें हर आदमी से टैक्स लेके इस मुल्क को बचाना है, तो IMF की शर्त तो खुद ब खुद पूरी हो जाती। ना बिजली के नर्ख बढ़ाने, ना गैस के नर्ख बढ़ाने, ना पेट्रोल के, ना रुपए की कदर गिरानी, ना ये सब करना। तो अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाना है। IMF जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है, उनको खुश रखना है, वो किया गया है। अच्छा। लेकिन मैंने जो बात आया कि जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज है, क्या उसमें ये है कि तालीम का बजट बढ़ा दो? क्या उसमें है कि सेहत का बजट बढ़ा दो? नहीं है। वो भी अपने वही मुतालबात पेश कर रहे हैं जो जिसका ताल्लुक उनकी अपनी मराद से या हुकूमत को कमजोर करना है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए, ये तालीम या सेहत को बजट ना बढ़ाएं बिल फर्ज, बहुत मुश्किल है इनके बजट को बढ़ाना, इनके पास गुंजाइश नहीं है। कम से कम ऑप्टिक्स की हद तक, लोगों को दिखाने की हद तक, जो अपने अखराजात हैं, जो ये एक शाहाना लाइफस्टाइल होता है सारे अरकान असम्बली का, और वो ज़ाहिर है कि वो हुकूमत से ही उन्हें उमरात मिल रही होती हैं, कम से कम वो उसमें तो कोई कटौती कर सकते थे। कम से कम वो, जब आप देखेंगे फ़िज़ाई टिकट पहले वो ख़त्म हो जाते थे साल ख़त्म होने के बाद, अब वो अगले साल में ऐड हो जाएंगे। यानी वो पैसा जो एक बार निकल गया हुकूमत के ख़जाने से, वो वापस नहीं आएगा, वो हर हाल में अरकान असम्बली की जेब में जाएगा। नहीं, उन्होंने तो ये कहा जो पिछले लैप्स हो गए थे वो उसको इस साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो आपको बताया ना। बात ये है कि अशराफिया की मईशत का मतलब ये है अपने आप को फ़ायदा पहुँचाएँ, अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाएँ, जो है कौमी दौलत लूटने वालों को, टैक्स चोरी करने वालों को, स्मगलिंग करने वालों को, मुल्क से सरमाया बाहर मुंतकिल करने वालों को फ़ायदा पहुँचाएँ, पार्लियामेंटेरियंस को फ़ायदा पहुँचाएँ, सूबाई असम्बली के मेम्बरान को फ़ायदा पहुँचाएँ, ताजरों को, सनतकारों को, अवाम को कुचलें, मईशत को कमज़ोर करें। अब मैं आपसे किस लिए कह रहा हूँ कि जब आप खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीब हैं, उनको पेट भर के बच्चों को खाना नहीं खिला सकते, इलाज मुआवजा नहीं करा सकते, तो एक तरफ वो है, सही, उन पर आप टैक्स लगा रहे हैं,
और दूसरी तरफ अशराफिया जो है वो ये कहती है जो पिछले साल के टिकट लैप्स हो गए उनको भी इस्तेमाल कर लें। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि 16% गुर्बत पे कीनिया के अवाम ने हुकूमत को मजबूर कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ अवाम की भी ऐसी ट्रेनिंग कर दी गई है कि वो बैठे हुए घर में खाने को नहीं जाए। तो शायद से बहुत ज्यादा डिवाइड है ना, वो नजरियाती बुनियाद पर, सियासी बुनियाद पर, मजहबी बुनियाद पर, अकीदों की बुनियाद पर इतना डिवाइड है कि वो तो एक जत्थे की सूरत में नहीं सामने आ पा रहे। तो अब ये बताएं कि इस पूरी सिचुएशन का हल है किसके पास, जब ये तीनों सियासी जमातों की इंटेंशन ही नहीं है, जो बड़ी जमातें हैं, कि मईशत को ठीक किया जाए? नहीं, गठजोड़ है। मैं आपसे बता रहा हूँ, गठजोड़ है, मैं साबित कर सकता हूँ गठजोड़ है। उसकी वजह मैं अभी मैंने 3 फिगर दी, एक और आपको दे देता हूँ। पिछले साल की बजट स्पीच आप निकाल लें, बार बार वो ये कहते रहे कि पिछले बजट में कि जनाब हमने जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत छोड़ी थी तो हम दुनिया की 24। ठीक है, चलें शाहिद साहब, चूंकि वक्त की कमी है, इंशाल्लाह इस बहस को हम आगे भी किसी दिन जरूर कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।